आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 1 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हम दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजपूत राज्य। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर प्रमुख राजपूत राज्यों ने अपनी केंद्रीय नियंत्रण से वस्तुतः स्वतंत्र कर लिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्य के शेष भागों में अपना प्रभाव बढ़ाया। फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। राजपूताना के राज्य पहले की तरह विभाजित रहे। उनमें जो बड़े थे उन्होंने अपने कमजोर पड़ोसियों राजपूत और गैर राजपूत दोनों के इलाकों को हथियाकर अपना विस्तार किया। अधिकतर बड़े राजपूत राज्य निरंतर छोटे झगड़ों और गृह युद्धों में फंसे रहे। इन राज्यों की अंदरूनी राजनीति में उसी प्रकार के भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और विश्वासघात का बोलबाला था जैसा मुगल दरबार में था। मारवाड़ के अजीत सिंह को उसके बेटे ने ही मार डाला। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जय सिंह 1681 से 1743 तक था। वह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उल्लेखनीय है कि जिस युग में वह था उसमें अधिकांश भारतीयों को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने जाटों लिए गए इलाकों में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत हुआ। उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। कुछ उपकरण खुद जयसिंह के बनाए हुए थे। उसके खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण आश्चर्यजनक रूप से सही होते थे। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। उसने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघुगणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जयसिंह समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। लड़की की शादी में भारी खर्च के कारण ही लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इस असाधारण राजा ने जयपुर पर 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक शासन किया। अब हम जाट के बारे में पढ़ेंगे। जाट खेतिहरों की एक जाति है। ये दिल्ली, आगरा, मथुरा के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते थे। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 यानी 1669 और फिर 1688 यानी 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। विद्रोहों को कुचल दिया गया मगर इलाका अशांत ही रहा।
औरंगजेब की मौत के बाद उन्होंने दिल्ली के चारों ओर पैदा कर दी। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः कृषक विद्रोह था, मगर जल्द ही वह लूट मार तक सीमित हो गया। उन्होंने दिल्ली के दरबारी षड्यंत्र में सक्रिय हिस्सा लिया। बहुधा अपने फायदे को देखते हुए वह पक्ष बदल लेते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया। वह एक अत्यंत योग्य प्रशासक था, सैनिक और बड़ा बुद्धिमान राजनेता था। उसने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया, जो पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक, पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर दिल्ली के सूबे तक फैला था। उसके राज्य में अन्य जिलों के अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ जिले शामिल थे। मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर उसने एक स्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की। एक समसामयिक इतिहासकार ने उसके बारे में निम्नलिखित बातें लिखी हैं, जो इस प्रकार हैं। यद्यपि वह किसान की पोशाक पहनता था और सिर्फ अपनी ब्रज बोली बोल सकता था, तथापि वह जाट जाति का अफलातून यानी प्लेटो था। समझदारी और चतुराई तथा राजस्व और नागरिक मामलों का प्रबंध करने की योग्यता में उसकी बराबरी करने वाला आसफ जाह बहादुर को छोड़कर हिंदुस्तान के बड़े सामंतों में कोई नहीं था। वह 1763 में मर गया। उसके बाद जाट की अवनति हो गई। वह छोटे जमींदारों के बीच बट गया, जिनमें से अधिकतर लूट मार पर जिंदा रहने लगे। अब हम बंगस पठान और रुहेले के बारे में पढ़ेंगे। एक अफगान दुस्साहसी मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके, अलीगढ़ और कानपुर के इलाके पर फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार कायम कर लिया। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खां ने रुहेलखंड नामक एक राज्य कायम किया। वह राज्य हिमालय की तराई में, दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली में, आंवला में थी और बाद में रामपुर चली गई। रुहेलों का अवध दिल्ली और जाटों से लगातार टकराव होता रहा। अब हम सिख के बारे में पढ़ेंगे। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की। यह पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य जातियों के बीच फैल गया। एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद सिंह ने आरंभ किया, जिनका जीवन काल 1606 से 1645 तक रहा। मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बने, जिनका जीवन काल 1666 से 1708 तक रहा। औरंगजेब के फौजी और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर 1708 तक गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ की। औरंगजेब के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। उनका ओहदा 5000 जात और 5000 सवार वाले सामंत का था। वह बहादुर शाह के साथ दक्कन गए, जहां उन्हें एक पठान नौकर ने विश्वासघात कर मार डाला। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह के हाथों में चला गया, जो बंदा बहादुर के नाम से चारों ओर विख्यात है। बंदा ने
पंजाब के किसानों और निम्न जातियों के लोगों को एकजुट किया और मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई चलाई। उसे 1715 में पकड़ लिया गया और कत्ल कर दिया गया। उसकी असफलता के कारण अनेक थे। मुगल शासन अभी भी काफ़ी शक्तिशाली था। पंजाब के संपन्न वर्ग और ऊंची जातियों के लोगों ने उसके विरोधियों का साथ दिया, क्योंकि वह निम्न जातियों और गांव की गरीब जनता का हिमायती था। उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण वह मुगल विरोधी समस्त ताकतों को एकजुट नहीं कर सका। सिखों को फिर से उठ खड़ा होने का मौका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई गड़बड़ी नहीं दिया। आक्रमणकारियों की फौज के आगे बढ़ने पर सिखों ने बिना कोई भेदभाव किए सबको लूटा और धन तथा सैन्य शक्ति इकट्ठा की। अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। उन्होंने 1765 और 1800 के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। 12 मिसलों या संघों में संगठित थे, जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। ये मिसल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे। मूलतः वे समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। किसी मिसल के मामलों पर विचार करने और के प्रधान तथा अन्य अधिकारियों को चुनने में सभी सदस्य समान रूप से हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे मिसलों का जनतांत्रिक और आकुलीन चरित्र लुप्त हो गया और शक्तिशाली प्रधानों, सामंतों और सरदारों तथा जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। भाईचारे की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान निरंतर आपस में झगड़ते रहते थे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया था। अब हम रणजीत सिंह के अधीन पंजाब को पढ़ेंगे। 18वीं सदी के अंत में सुकेर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। वह एक ताकतवर और साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिज्ञ था। वह जन्मजात नेता था। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। उसने सतलज के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया। बाद में उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। पुराने सिख प्रधान बड़े जमींदार और जागीरदार बना दिए गए। उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किए। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया गया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय शिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। उसकी नई फौज केवल सिखों तक ही सीमित नहीं थी। उसने गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा तथा पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले तथा उनमें मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। कहा जाता है कि उसकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। रणजीत सिंह बखूबी अपने मंत्रियों और अफसरों का चुनाव करता था। उसका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। धर्म के मामले में वह एक सहनशील तथा उदारवादी था। न केवल सिख बल्कि मुसलमान तथा हिंदू सामंतों की भी वह समान आदर और संरक्षण देता था। धर्मपरायण सिख होते हुए भी यह कहा जाता है
कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था। उसके अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान और हिंदू थे। उसका सबसे प्रमुख और विश्वासपात्र मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन था। उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। वस्तुतः किसी भी दृष्टिकोण से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। राजनीति सत्ता का इस्तेमाल केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू या मुसलमान किसान था। वस्तुतः रणजीत सिंह के अधीन एक राज्य के रूप में पंजाब का ढांचा 18वीं सदी के अन्य भारतीय राज्यों की तरह ही था। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया, नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार उसने अपनी राजनयिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के जरिए अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, मगर वह विदेशी खतरे को हटा नहीं सका। उसने उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य जब सत्ता के तीव्र आंतरिक संघर्ष का शिकार हो गया, तब अंग्रेज आए और उन्होंने उसे जीत लिया। अब हम मराठा शक्ति का उत्थान और पतन देखेंगे। पतनोन्मुख मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज्य से मिली, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। असल में मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को भरने की शक्ति केवल उसी में थी। यही नहीं, उसने इस कार्य के लिए जरूरी कई प्रभावशाली सेनापतियों और राजनेताओं को पैदा किया था, मगर मराठा सरदारों में एकता नहीं थी। उनके पास एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम नहीं था। इसलिए वे मुगलों की जगह लेने में असफल रहे। मगर जब तक उन्होंने मुगल साम्राज्य को खत्म नहीं किया, तब तक वे उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे। शिवाजी के पोते शाहू को औरंगजेब ने 1689 यानी 1689 से कैद कर रखा था। औरंगजेब उसके तथा उसकी मां के साथ उनके धर्म, जाति तथा अन्य चीज़ों का पूरी तरह ख्याल कर बड़ी शिष्टता, इज्जत तथा लिहाज के साथ पेश आया। उसकी उम्मीद थी कि शायद शाहू के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो जाए। शाहू को 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद रिहा कर दिया गया। फिर जल्द ही शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। ताराबाई ने अपने पति राजा राम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 में चला रखा था। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। हर मराठा सरदार के पीछे सिपाही थे जो केवल उसी के प्रति निष्ठा रखते थे। उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले दोनों पक्षों से मोल भाव करके अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया। उनमें से अनेक ने दक्कन के मुगल नवाबों के साथ मिलकर साजिशें भी रची। शाहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरकार की एक नई अवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता शाहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल आरंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण था।
उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था और धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा अधिकारी हो गया। साहू को अपने दुश्मनों को कुचलने के काम में उसने अपनी निष्ठापूर्ण और जरूरी सेवा दी। वह कूटनीति में बेजोड़ था और उसने अनेक बड़े मराठा सरदारों को साहू की ओर कर लिया। साहू ने 1713 में उसे पेशवा यानी मुख्य प्रधान बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे साहू और अपना आधिपत्य मराठा सरदारों और अधिकांश महाराष्ट्र पर कायम किया। केवल कोल्हापुर के दक्षिण के इलाके पर राजा राम के वंशजों का शासन रहा। पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया और अन्य मंत्री तथा सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। वस्तुतः वह और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों का पूरा फायदा उठाया। उसने दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी देने के लिए जुल्फिकार खां को राजी कर लिया। अंत में उसने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते पर दस्तखत किया। वह सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे साहू को वापस कर दिए गए। उसे दक्कन के 6 सूबों का चौथ और सरदेश मुखी भी दे दिया। बदले में साहू बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिकों को देने, दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने तथा 10 लाख रुपयों का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया। नाम मात्र के लिए ही शाही, मगर वह पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। वह 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद गया तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में सैयद अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुखसियार का तख्ता पलट करने में सैयद बंधुओं की मदद की। दिल्ली में उसने और अन्य मराठा सरदारों ने साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा और उनमें प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने घर कर लिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को दक्कन के चौथ और सरदेश मुखी की कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाके सौंपे। मराठा सरदार वसूल की गई रकम का अधिकांश हिस्सा अपने खर्च के लिए रख लेते थे। चौथ और सरदेश मुखी सौंपने की प्रथा ने भी पेशवा को संरक्षण के जरिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता दी। बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी सरदारों ने इसके इर्द गिर्द जमा होना आरंभ कर दिया। आगे चलकर यही मराठा साम्राज्य की कमजोरी का मुख्य स्रोत सिद्ध हुआ। उस समय तक वतनों और सरजामों यानी जागीरों की प्रणाली ने मराठा सरदारों को शक्तिशाली, स्वायत्त और केंद्रीय सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया था। उन्होंने अब मुगल साम्राज्य के सुदूर इलाकों में अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ वे धीरे धीरे कमोवेश स्वायत्त सरदारों के रूप में बस गए। इस तरह अपने मूल राज्य के बाहर मराठों जीत में मराठा राजा या पेशवा के सीधे अधीन केंद्रीय फौज का नहीं बल्कि उनके सरदारों की अपनी निजी सेनाओं का हाथ था। जीत के दौरान सरदार बहुधा आपस में टकराते थे। अगर केंद्रीय सरकार उन्हें सख्ती से नियंत्रित करने की कोशिश करती तो वे दुश्मनों से मिल जाने में नहीं हिचकते थे। दुश्मनों में निजाम, मुगल या अंग्रेज कोई भी हो सकते थे। बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर गया। उसकी जगह उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। युवा होने के बावजूद वह एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति
तथा महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ अनगिनत अभियान चलाए। पहले उन्होंने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वह इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। जब 1740 में बाजीराव मर गया तब मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इसी काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। जीवन भर बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। निजाम उल मुल्क ने पेशवा की सत्ता को कमज़ोर करने के लिए कोल्हापुर के राजा, मराठा सरदारों और मुगल अधिकारियों से मिलकर लगातार साजिशें की। 2 बार दोनों लड़ाइयों के मैदान में मिले और दोनों बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी और उसे दक्कन प्रांतों का चौथ और सरदेश मुखी मराठों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाजीराव ने 1733 में जंजीरा सिद्दियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंततोगत्वा उन्हें मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया गया। साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ किया गया। अंत में सिलसिट और बसई यानी बस्सीन पर कब्जा कर लिया गया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। बाजीराव की मौत अप्रैल 1940 में हो गई। 20 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य का चरित्र बदल दिया। महाराष्ट्र राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदला उसने, जिसका प्रसार उत्तर में भी हुआ था। वह साम्राज्य के सुदृढ़ आधार नहीं बना सका। नए इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा जमाया, मगर उनके प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सफल सरदारों की मुख्य दिलचस्पी राजस्व वसूल करने में ही थी। बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से जाना जाता था, पेशवा बना। वह 1740 से 1761 तक पेशवा रहा। वह अपने पिता की तरह ही योग्य था, यद्यपि वह कम उद्यमी था। राजा साहू 1749 यानी 1749 में मर गया। उसने अपनी वसीयत के जरिए सारा राज काज पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। पेशवा का ओहदा तब तक वंशगत बन गया था और पेशवा ही राज्य का असली शासक हो गया था। अब वह प्रशासन का अधिकृत प्रधान हो गया। इस तथ्य के प्रतीक के रूप में वह अपनी सरकार को अपने मुख्यालय पुणे यानी पूना ले गया। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया और साम्राज्य को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाया। उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मराठों ने सारे भारत को रौंद दिया। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पर मराठों का अधिकार मजबूत हो गया। बंगाल पर बार बार हमला हुआ और 1751 में बंगाल के नवाब को मजबूर होकर उड़ीसा मराठों को देना पड़ा। दक्षिण में मैसूर राज्य और अन्य छोटे रजवाड़ों को नजराना देने के लिए विवश होना पड़ा। निजाम हैदराबाद को 1760 में उदगिर में हरा दिया गया और उसे 62 लाख रुपए के वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठों को सौंप देना पड़ा। उत्तर में जल्द ही मराठे मुगल सत्ता की असली ताकत बन गए। गंगा के दोआब और राजपूताने से होकर वे दिल्ली पहुँचे, जहां 1752 में उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में मदद दी। नया वजीर जल्द ही उनके हाथों की कठपुतली बन गया। दिल्ली से वे पंजाब की ओर मुड़े और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को बाहर निकालकर उस पर अधिकार कर लिया। उससे उनका टकराव अफगानिस्तान के बहादुर
योद्धा राजा के साथ हुआ, जो फिर एक बार मराठों से बदला लेने के लिए भारत पर चढ़ आया। अब उत्तर भारत पर अधिकार के लिए एक बड़ा टकराव शुरू हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने रुहेलखंड के नजीब उद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला से तुरंत गठजोड़ कर लिया। वे दोनों मराठा सरदारों के हाथों हार गए थे। आगामी संघर्ष की बड़ी अहमियत को देखकर पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज उत्तर की ओर भेजी। उसका बेटा तो केवल नाम का ही सेनापति था, वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। इस फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखाने की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी कर रहा था। मराठों ने अब उत्तरी शक्तियों में सहायता ढूंढने की कोशिश की, मगर उनके पहले के व्यवहार और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उन सब शक्तियों को नाराज कर दिया था। उन्होंने राजपूताना के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था और उन पर भारी जुर्माने नजराने लगाए थे। उन्होंने अवध पर बड़े क्षेत्रीय और मौद्रिक दावे किए थे। पंजाब में उनकी कार्रवाइयों ने सिख प्रधानों को नाराज कर दिया था। जिन जाट सरदारों पर भारी जुर्माने लगाए गए थे, वे उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्हें अपने दुश्मनों से इमाद उल मुल्क के कमज़ोर समर्थन के अलावा अकेले लड़ना पड़ा। यही नहीं, बड़े मराठा सेनापति लगातार आपस में झगड़ते रहते थे। दोनों फौजों का पानीपत में 14 जनवरी 1961 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ। मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। अफगान घुड़सवारों ने भागने वालों का पीछा किया। उन्हें पानीपत क्षेत्र के जाटों, अहीरों और गुजरों ने भी लूटा खसोटा। पेशवा, जो अपने चचेरे भाई की मदद के लिए उत्तर की ओर बढ़ रहा था, इस दुखद खबर को सुनकर हक्का बक्का हो गया। वह पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था। उसका अंत समय जल्द ही आ गया। जून 1761 में उसकी मृत्यु हो गई। पानीपत की हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात थी। उन्हें अपनी फौज के बेहतरीन सैनिकों से हाथ धोना पड़ा और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। सबसे बढ़कर उनकी हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। अफगानों को भी अपने जीत से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। 17 वर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। 11 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटा दिया। उसने निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए मजबूर किया तथा रुहेलों को हराकर और राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा किया। मराठा 1771 में बादशाह आलम को दिल्ली वापस ले आए। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। इस प्रकार लगा कि उत्तर भारत पर मराठों का प्रभुत्व फिर कायम हो गया है। किंतु मराठों को एक धक्का फिर लगा। माधवराव 1772 में क्षय रोग से मर गया। अब मराठा साम्राज्य अस्त व्यस्तता की स्थिति में पहुंच गया। पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। नारायण राव 1773 में
मर गया। उसकी जगह पर मरणोपरांत जन्मा उसका पुत्र सवाई माधवराव आया। निराश होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया और उनकी मदद से उसने सत्ता हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पेशवा की सत्ता अब कमजोर होने लगी। पुणे में सवाई माधवराव के समर्थकों और रघुनाथ राव के पक्षधरों के बीच लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। सवाई माधवराव के समर्थकों का नेता नाना फडणवीस था। इस बीच बड़े मराठा सरदार अपने लिए उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम करने में लगे थे। वह शायद ही कभी पेशवा के साथ सहयोग करते थे। उनमें सबसे प्रमुख थे के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। उन्होंने मुगल प्रशासन के ढर्रे पर नियमित प्रशासन कायम किए थे और उनके पास अपनी अलग फौजें थीं। पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा अधिक से अधिक नाम के लिए होती गई। उन्होंने पुणे में विरोधी गुटों का फाथ दिया और मराठा साम्राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें की। उत्तर के मराठा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महादजी सिंधिया था। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की तथा आगरा के पास शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए और 1784 में उसने बादशाह आलम को अपने वश में कर लिया। उसके कहने पर बादशाह ने पेशवा को अपना नायब गुनायब बनवाया। शर्त यह थी कि महादजी पेशवा की ओर से काम करेगा, मगर उसने अपनी शक्ति का नाना फडणवीस के खिलाफ साजिशें करने में लगाई। वह इंदौर के होलकर का भी बड़ा कटु शत्रु था। उसकी मृत्यु 1794 में हुई। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई। वह और नाना फडणवीस उन महान सैनिकों और राजनेताओं की परंपरा की आखिरी कड़ी थे जिन्होंने मराठा शक्ति को 18वीं सदी में सबसे उत्कृष्टता पर पहुंचाया था। सवाई माधवराव की मृत्यु 1795 में हुई। उसकी जगह रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय ने ली। तब तक अंग्रेजों ने भारत में अपने आधिपत्य के प्रति मराठों की चुनौती खत्म करने का फैसला कर लिया था। अंग्रेजों ने अपनी चतुर कूटनीति के द्वारा आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया और दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध क्रमशः 1803 से 1805 यानी दूसरा मराठा युद्ध और तीसरा 1816 से 1819 में उन्हें हरा दिया। अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रहने दिया, मगर पेशवा वंश को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को विभाजित करने और देश के बड़े हिस्से में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मराठों का सपना साकार नहीं हो सका। इसका मूल कारण यह था कि मराठा साम्राज्य उसी पतोन्मुख समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधि था। तो एक ही प्रकार की अंतर्भूत कमजोरियों के शिकार थे। मराठा सरदार बहुत कुछ बाद के मुगल सामंतों की तरह थे और सरंजामी व्यवस्था जागीर की मुगल प्रणाली के समान थी। जब तक एक केंद्रीय सत्ता और एक सामूहिक शत्रु मुगलों के विरुद्ध पारंपरिक सहयोग की आवश्यकता थी, तब तक वे किसी न किसी तरह एक साथ सूत्रबद्ध रहे। किंतु कोई भी अवसर मिलते ही उन्होंने अपनी स्वायत्तता का दावा करने की कोशिश की। चाहे और जो भी हो, वे मुगल सामंतों की अपेक्षा कम अनुशासित थे। मराठा सरदारों ने एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में असफल रहे। उन्होंने व्यापार और उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उनकी राजस्व प्रणाली और प्रशासन मुगलों जैसे थे। मुगलों की तरह ही मराठा शासक भी लाचार किसानों से राजस्व वसूल करने में ही मुख्य रूप से दिलचस्पी रखते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने भी आधा कृषि उत्पादन कर के रूप में लिया।
मुगलों के विपरीत वे महाराष्ट्र से बाहर की जनता को सही प्रशासन देने में भी विफल रहे। मुगलों की तुलना में वे भारतीय जनता में निष्ठा की भावना को बहुत अधिक नहीं जगा सके। उनका अधिकार क्षेत्र भी केवल बल पर आधारित था। उदीयमान ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला मराठा केवल अपने राज्य को एक आधुनिक राज्य में रूपांतरित करके ही कर सकते थे। वे ऐसा करने में असफल रहे। इस चैप्टर का यह पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 3 होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।